अस्सलाम वालेकुम। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से हर तरह का तबसरा होता है और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जैसे 2007 के एंड में इंतखाबात से पहले एक सूरत हाल थी पाकिस्तान की, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे सियासी लोगों का ये ख्याल है कि वैसी ही सूरत हाल दोबारा बन सकती है। 2007 के आखिर में हुआ क्या था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की बहुत कार्रवाइयाँ होती थी और बाज़ जमातें ख़ास तौर पर ANP और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता था। दिसंबर के एंड में 27 दिसंबर को मोहतरमा की असैसिनेशन शहादत का एक अफसोसनाक वाक़या भी 2007 में हुआ, जिसकी वजह से इंतखाबात मौखर भी हो गए। और वो भी दुआ मांगनी चाहिए कि ऐसा वाक़या भी ना हो और इंतखाबात इल्तवा का शिकार भी ना हो और किसी बड़े सियासी लीडर को किसी दहशत गर्दी का निशाना भी ना बनाया जाए। ये दुआएँ तो हम कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बाद की जो सूरत हाल है, वहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान से जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गान थे उनकी वापसी का अमल जारी है। बाज़ लोग कहते हैं कि उसका रिएक्शन भी आ रहा है इस वक्त दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में, लेकिन TTP अगर रीग्रुप करके पिछले 1 साल से मुसलसल कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक किया जाए, तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े को किसी भी मौके के लिए आप मुकम्मल तौर पर रूल आउट नहीं कर सकते। बॉर्डर को फेंस किया गया, लेकिन बॉर्डर फेंस होने के बावजूद वो चीज़ बहुत ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुई। जितना स्पिल ओवर टेररिज्म का आ सकता है आ रहा है और रोज़ाना के हिसाब से पाकिस्तानी फ़ौज के, पुलिस के, FC के जवान शहादत पा रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने एक दोबारा बयान दिया। आज से कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने दिया था, लेकिन आज उन्होंने एक दोबारा बयान दिया। बाज़ लोग उससे राय ये लेते हैं कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट की सोच का आकाश है ये बयान, इसके नतीजे में इंतखाबात का इल्तवा जो है उसके लिए बहाना तराशा जाएगा। मैं इसके ऊपर 100% यकीन से नहीं कह सकता कि इन बयानात के पीछे किसकी सोच कार फरमा है, लेकिन दहशत गर्दी जो आजकल पाकिस्तान में हो रही है वो रियलिटी है। तो पॉलिटिकल लीडर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनली दाखिली इस्तेहकाम को यकीनी बनाना, उन तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि इंतखाबात वक्त पे हो भी जाएँ, पुरअमन तरीके से हो जाए और कम से कम नुकसान पहुँचे। और जितने बड़े लीडर्स हैं बशमूल इमरान, नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, सब की सिक्योरिटी को 100% यकीनी बनाना ये भी रियासत की इस वक्त ज़िम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान का आपको बयान सुनवाऊँगा, फिर आगे चलते। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों भी नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3 कत्ल कर दिए। पेशावर में वाक़ हुए हैं। बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। ठंड उसके अलावा होगी इस दफ़ा जो सूरत हाल बनेगी। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं वो हम बरकरार रखना चाहते हैं, इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। तो उस हवाले से इत्तेफाक राय हो गया है। किसी भी हीले बहाने से इंतखाबात को आगे ले जाना पाकिस्तान का मफाद नहीं होगा। इंतखाबी अमल ऐसा हो जिसके ऊपर सबका भरोसा हो और नताइज को तस्लीम किया जाए, इसमें पाकिस्तान का मफाद है। क्योंकि हम जिस कदर इक़्तिसादी मुश्किलात में घिरे हुए हैं इस वक्त, उससे निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि एक मुस्तहकम हुकूमत बने और एक प्रोग्राम लेकर चले जो 4-5 साल आगे पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाले। अगर इंतखाबी अमल ऐसा हुआ कि दोबारा कोई डी चौक सजा के बैठा, तो फिर पाकिस्तान इस मुश्किल से नहीं निकलता। एक बयान आज परवेज़ खटक साहब ने भी दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग थे जिन्होंने इमरान से बिल्कुल आखिरी दिनों में ला तलकी कर ली थी, लहदा हो गए थे। फिर कुछ वो लोग हैं जिनको उठा लिया गया, गायब हो गए, और उन्होंने जब रिहाई मिली तो कहा कि नहीं, सारी ख़राबी इमरान के अंदर है, 9 मई का ज़िम्मेदार भी, प्लानर भी, एग्जीक्यूट करने वाला भी सारा इमरान खान है। उनकी भी बात समझ में आ गई। परवेज़ खटक साहब उससे हट के ग्रुप हैं। इनको हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाना जाता है। 2008 के इंतखाबात से पहले ये नून लीग में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इनको टिकट नहीं मिला। PTI में चले गए, जीते भी और वज़ीर आला भी बने। ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की कह लीजिए कि अप्रोच ये थी कि PTI को खड़ा करना था। KP की हुकूमत भी इनको मिल गई। उसके बाद से अब वाले जो परवेज़ खटक हैं उसके अंदर हमें एक तब्दीली नज़र आती है। अब वाले परवेज़ खटक जो हैं ये इमरान खान के साथ नहीं खड़े। जो पिछले 10-12 साल वाले परवेज़ खटक थे उनके साथ शामिल थे, वज़ीर आला भी बने, पसंद के वज़ीर भी बनाए, ख़ानदान के लोगों को भी जितवाया। लेकिन अब उन्होंने जो बातें बताई हैं मैं आपको सुनाऊंगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर भी सवाल जवाब करेंगे। दिखा जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, नईम पंजोथा साहब हैं PTI से, और हाशिम डोगर साहब हैं सीनियर रहनुमा IPP से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़फ़रुल्लाह साहब आपसे स्टार्ट करूँगा।
2007 की मैंने मिसाल मौलाना फजल रहमान के बयान से मिला के इसलिए दी है कि बहुत सारे और लोग कैमरे के सामने ये बातें नहीं करते, लेकिन कैमरे से हट के हमें कहते हैं कि 2007 या 2008 वाला इंतखाब ना हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन आपको कुछ लगते हैं ऐसे खदशात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हकीकत है कि ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान पे तो दो रिसेंट पास्ट में बड़े शदीद हमले हुए हैं। एक केपी में उनके बहुत सारे लोग बंदे मर गए, 150-200 बंदा मर गया, और उसके बाद मस्तूंग में बलूचिस्तान में तो फैक्ट है। अलबत्ता हमारी ज़ाती ख्वाहिश यही है जो आपने इज़हार की कि हर हालत में हमें इलेक्शन करने चाहिए। उसकी दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि जैसे हमारी पार्टी हमने मंशूर में मसरूफ़ हैं, पार्टी लीडरशिप हमारी पार्लिमानी डेली बोर्ड करके मीटिंग उसमें लगे हुए हैं, ये तो अलायंसेस बन रहे हैं। एक है जिसकी तरफ आपने कहा, तमाम बड़ों को हुकूमत के साथ बैठकर, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर इसको इंश्योर करना चाहिए कि क्या प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो। किसी भी हादसे की वजह से फिर भी मैं कहूँगा कि अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए, अव्वल तो हादसा होना। लेकिन हमारे सुनने में आया है कि नवाज़ शरीफ साहब को भी ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है कि टेररिज्म है तो इससे इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, वहाँ तक भी बात कन्वे हुई है, डिस्कस हुई है। नवाज़ शरीफ का रिएक्शन क्या था, मैं यही जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो गुफ्तगू सो फार हमारे इल्म में है या वैसे हो रही है, तो उसमें तो कोई लचक नहीं है। नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर। मियाँ साहब तो आपको पता है इलेक्शन उस वक्त भी चाहते थे जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी। ये आपको पता, सबको पता है अब कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू करे। मैंने मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तक लिखी गई थी कि हमने अनाउंस करना है असम्बलियाँ डिज़ॉल्व। मियाँ साहब तो चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हो। इस वजह से आजकल वो सुबह से शाम तक पार्लिमानी कमेटी में बैठते हैं खुद टिकट देने के लिए, और हमें एक कमेटी उन्होंने बनाई है, मैं भी मेंबर मंशूर लिखने वाली। हमने ऑलमोस्ट अपना काम कर लिया है और कोशिश की है कि ज़रा बड़ा प्रोग्रेसिव ह्यूमन डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो है सोशल कोहेजन, सोशल जस्टिस की बेस, एजुकेशन, हेल्थ पे फोकस करके हम मंशूर बनाए। तो हमारी तरफ से तो फुल गियर है, सिवाय इसके कि वो फील्ड में हम नहीं गए। इलेक्शन अभी अनाउंस हो जाएगी डेट और कैंडिडेट मैदान में जब अनाउंस हो जाएंगे, इसके अलावा जो प्री इलेक्शन तैयारी होती है हमारी तो फुल गियर में चल रही है। नईम साहब, आप क्या फरमाते हैं? कोई ऐसे लगता है आपको कि हीले बहाने से इंतखाबी अमल को आगे किया जाएगा? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहली बात तो यह है कि पहले भी इसी तरह से बहाने बनाए गए। दोनों सूबों में हुकूमत आपको पता है बीबी गायरानी बैठी हुई है, और वफाक में भी यही डिले किया गया। असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर आपको पता है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने, और अगर वक्त से पहले टूटती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने। लेकिन ऐसा नहीं प्रोसेस किया गया। अब ये बहाने जो है ना, जो पहले भी बहाना बनाया गया, फ़ंड्स नहीं है, बहाना बनाया गया जी सिक्योरिटी के खदशात हैं, ये है वो है, तो ये कब तक बहाने बनाए जाएंगे? यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ंड्स अगर जारी करने हों किसी एक जमात को, तो वो फ़ंड्स जारी किए जाते हैं, अरबों रुपए फ़ंड जारी किए जाते हैं, वो हल्कों में जाकर अपनी डेवलपमेंट की स्कीमें लगा रहे हैं, और अगर इलेक्शन की बात आती है तो कहते हैं फ़ंड। क्या अभी किसी जमात को इलेक्शन केयर टेकर सेटअप ने फ़ंड जारी किए? जी बिल्कुल। इससे पहले जो है PDM हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये स्पेशली PMLN को बहुत ज़्यादा तादाद में फंड जारी किए गए, और अब भी ये जो एक बाकायदा तौर पर कोई मेरा ख्याल में 29 अरब का या कोई इस तरह से जो है एक फिगर जो है वो इन्होंने कहा कि हमने जारी करने हैं। और वो स्कीमें अगर आप देखें तो मैं अगर सरगोदा की बात करूं, अपने हल्के की बात करूं, N82 की बात करूं, तो वहाँ पर जो PMLN के जो उम्मीदवार हैं। सरगोदा से इलेक्शन लड़ेंगे? देखें वो तो अब जो खान साहब का फैसला होगा, वकला सारी ही तैयार हैं, कोई लेकिन आप कह रहे हैं कि 29 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं जो नून लीग के हल्कों को गए। जी बिल्कुल। ये तकरीबन जो है वो कुछ दिन पहले जो है इस तरह की न्यूज़ हमने देखी थी, और आपके मीडिया के ऊपर ये चल रही थी। लेकिन जो इशू मौलाना फजल रहमान ने रेज़ किया है टेररिज्म वाला, इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 का आई थिंक एक नंबर बताया कि हमें इतने सिक्योरिटी के लोग चाहिए इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, फ़ौज हमें दे। पहले फ़ौज ने कहा था कि वेस्टर्न बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है हम इतने लोग आपको नहीं दे सकते, ईस्टर्न बॉर्डर हमारा कभी अमन में रहा ही नहीं। तो 2,77,000 मांगे, पता चले फ़ौज के हम फिर फ़ौज नहीं फ्री करते तो फिर क्या होगा? देखें ये तो बहाने हैं ना। पहले भी ये कहा जाता, मैंने पहले भी गुजारिश की है, फ़ंड्स का सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। कभी ये बर्फ़, अब देखें ये कह रहे हैं जी सर्दियाँ हैं जी, बर्फ़बारी होगी जी। भाई आप आइन को तोड़कर तो है, आप आइन की फिर कैसे बात करते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना आप कहते हैं हालात इतने ख़राब नहीं है कि इंतखाबात हो जाएंगे।
इंतखाबात टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है उसके ऊपर हों, और दूसरे इलेक्शन नंबर पर कमीशन हम ने ये जो गुजारिश टाइम दिया, करते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन जी बिल्कुल कमीशन इलेक्शन कमीशन ने दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा वाज़ेह अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि जो डेट अब दी गई है उसके ऊपर ही इलेक्शन हो। इसके अलावा अगर कोई बात करेगा चैनल्स के ऊपर बैठकर ये तजिया भी ना किया जाए क्या कि इसके इमरान बाद खान जो है भी वक्त इलेक्शन पे हो। इंतखाबात चाहते हम हैं? ये बड़ा देखें, क्लैरिटी से वक्त के ऊपर इंतखाबात पहले दिन से वो डिमांड कर रहे हैं, और 8 ये फरवरी। भी डिमांड कर रहे हैं कि फील्ड दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड। एक जमात लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर मांग रही है, एक कहती है कि फील्ड मौजूद है और आप आकर खेलें। हम ये कहते हैं कि हमें कम से कम उतरने की मैदान में उतरने यहाँ की पर इजाज़त झंडा दी। जो है हाशिम उसके ऊपर डोगर साहब, पाबंदी है। आप थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालें, सिक्योरिटी वाले इशू को आप बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। क्या सिक्योरिटी इतनी ख़राब है कि इलेक्शन को मुतासर कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, सिक्योरिटी की सिचुएशन तो इट कैन चेंज विद इन 24 आवर्स, और अगर ये नहीं होती तो ये ठीक भी रह सकती है, मगर ये बहुत ज़रूरी होगा कि इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। राइट नाउ तो मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है कि हमें इलेक्शंस डिले करने चाहिए। उसकी वजह ये है कि एज ए डेमोक्रेट यही सोच मेरे ख्याल है होनी चाहिए कि कम व्हाट मे इलेक्शंस शुड बी हेल्ड। कोई भी उसकी नतीजे में हुक्मरान क़यादत में आए तो उनको तस्लीम भी करना चाहिए। और जहाँ तक बात आपने शुरू में की कि इलेक्शंस के बाद उसको सारे तस्लीम करें, तो मलिक साहब मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जी, आप लाइव हैं जी, बड़े लाउड एंड क्लियर सही से आ रही है आवाज़ जी। अच्छा, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारा ख्वाब ही रह जाएगा कि कोई इलेक्शंस हों इस मुल्क में जिसको तमाम जमातें कबूल कर लें, और कोई ना कोई जमात ज़रूर धरना देने की तैयारी भी करेगी आने वाले इलेक्शंस के बाद, मगर ये होने चाहिए और उसके नतीजे में ये जो इबाहम है इसको दूर होना चाहिए। किसी भी जमात को मैं समझता हूँ इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। ये तो वैसे ही मैं उनकी सियासी सोच के ख़िलाफ़ है, और ये तो फिर मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। तो इलेक्शन डोगर साहब 17 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में गई हैं और 17 अननोन लोग हैं। आमतौर पर ये जो नामालूम सी दरखास्तें आती हैं तो शुबा ये पैदा हो जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात में तख़ीर चाहती है। फिर अगर उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान का बयान आ जाए, उसके ऊपर परवेज़ खटक साहब ये कह दें कि मेरी नई जमात है, अभी मुझे टाइम मिलना चाहिए, इंतखाबात आगे जाने चाहिए। खालिद मकबूल साहब कह दें अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है उसको बाख्तियार तरीके से होना चाहिए, फिर इंतखाबात होने चाहिए। तो फिर ये तकवीयत पकड़ने लग जाता है शुबा कि इंतखाबात करवाने में मर्ज़ी और मंशा हमारे जो बड़े ताकतवर अदारे हैं उनकी शामिल है या नहीं है। आपको नहीं कुछ ऐसा खदशात नज़र आते? ये बयानात सारे मुझे तो देख के यही लगता था कि ये एक ख़ास डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। देखिए, इसको जब तक कोई चीज़ क्लैरिटी से ना हो तो अब एक वैसे भी ट्रेंड बन गया है कि जो भी कुछ इस मुल्क में होता है उसको हम जो है ना, पहले भारत के अंदर ये था कि जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान की ISI करवा रही है। अब बदकिस्मती से वो ट्रेंड यहाँ पे सेट हो गया है कि जी हर काम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट ही है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, और जब तक कोई चीज़ ऐसे प्रूव ना हो तो हमें, मेरे ख्याल है, उनको एक्यूज़ भी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच यही है कि इलेक्शंस हों और उसके नतीजे में गवर्नमेंट्स आएँ, वफाक में भी और सूबों में भी। तो शायद ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी सोच भी हो सकती है। वो इस वक्त अपने आप को KPK में कोई अच्छी पोजीशन में ना समझते हों या बलूचिस्तान में, तो इसलिए ये कह देना कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, दैट वुड बी अ लिटिल अनफेयर। मेरे कम से कम नोटिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम तो अपने अपने हलकों में कैंपेन्स भी कर रहे हैं और हम तो अपने आप को गेयर अप भी कर रहे हैं। कल को देखते हैं, अब अगले चंद दिन में मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल भी दे देगा और ये जो थोड़ी सी अफवाहें हैं शायद दम तोड़ जाएँ उस न्यूज़ के साथ। बाकी एक मैं थोड़ा सा कमेंट करूँगा, बैरिस्टर साहब मेहरबान हैं, साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने एक बात की कि जी नवाज शरीफ साहब तो तभी इलेक्शन करवाना चाहते थे। मैं इससे थोड़ा डिफ़र करूँगा। अगर नवाज शरीफ साहब करवाना चाहते तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब की ये कैपेसिटी है कि वो उनको आगे से ना करते, और अगर ये उस वक्त करवा लेते तो शायद आज इनकी जमात के लिए बहुत बेहतर होता। आई थिंक दे मिस दैट बस, और अब शायद इनके लिए काफ़ी मुश्किलात आएंगी जो अगले जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो इस्तीफ़े की बात करते हैं या इलेक्शन के ऐलान का बात करते हैं, इन्हीं से कहानी सुन लेते हैं। मेरे ख्याल में ये 25 मई को जो इमरान खान का मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, उससे पहले ये फैसला किया गया था। फिर जब इमरान खान ने कहा कि नहीं मार्च लेकर आऊँगा, ये एक फ़ोन कॉल भी गई थी उनको पेशावर में, वो भी सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर ये डिसीजन हुआ था कि ठीक है अब हम दबाव में इस्तीफ़ा नहीं देंगे। कुछ ऐसी बात है सर? ये माजी है और हमें इख्तलाफ का हक भी है। फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि तफसील तो मैं ना बता सकूँ कि तकरीर लिखी गई थी, PTV को टाइम भी PTV के रिकॉर्ड से चेक कर लें, वो तय था। हमारी पार्टी में 2 गिरोह थे, 80-90%
ओवरवेलमिंग ख्याल ये था कि इलेक्शन अभी होने चाहिए। इक्का दुक्का राय तो हर पार्टी में होती है। मियाँ साहब बहुत डिसाइसिव थे, एक दो दिन जो थोड़ी देर हो रही थी उस पर नाराज़ भी होते थे, लेकिन जब वो इमरान खान ने ये कहा, उसको शायद किसी ने समझाने की कोशिश की भाई हो रहा है, इन्होंने कहा कि शायद मैं दबाव डालूंगा तो वो मान जाएंगे। इस पे हमारे यहाँ बहुत रद्द-ए-अमल हुआ था कि कोई ये ना समझे कि डंडे के 10 अप्रैल 2022 को मैं आज भी कहता हूँ हो जाना चाहिए था। 10 अप्रैल 2022 को भी नवाज शरीफ हुकूमत लेने पे तैयार थे या उस वक्त शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की जल्दी थी? मैं शायद इस पर राय नहीं दे सकता, अलबत्ता मेरी राय आज भी यही है, उस वक्त भी यही थी कि भय खान साहब का दबाव था। खान साहब जो भी कहते हमें इलेक्शन करा लेने चाहिए, लेकिन ये उस वक्त कमजोरी दिखाई शहबाज शरीफ ने, जो आशिम डोगर साहब कह रहे हैं। अगर उस वक्त आप हुकूमत लेने के बजाय इलेक्शन में जाते तो आप बेटर प्लेस। हम ये समझते थे पार्टी के ग्रोह बाशमूल, लेकिन उस वक्त वज़ारत उज़्मा का शौक था, 26 अरब के केस का दबाव था। मैं एक बात करना चाहता हूँ, देखिए जो हमारे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना कि जी डेवलपमेंट फंड, पहली बात तो है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई बहुत अरसे से डेवलपमेंट फंड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है, न कोई टेंडर हो रहे हैं न खर्च हो रहे हैं, एक बात। दूसरा ये जो भी कह रहे हैं 29 अरब, हमें तो नहीं मालूम, अगर ये हैं तो कल सबूत लेके आ जाए, हमारे इल्म में नहीं। वैसे मैंने सारों से ये शिकायत सुनी है कि आपके हलकों में काम हो रहा है, नून लीग के हलकों में काम हो रहा है। देखो कोई काम बगैर टेंडर के तो नहीं होता ना, मुझे नहीं कानून है पाकिस्तान, पीडीएम वाले जाते बिल्कुल जाते नहीं होता, कभी भी नहीं होता यार। हमने तो फील्ड में खुद काम किया है एज ए ACDC। हमारे डोगर साहब से पूछ लूं, पंजाब में बैठे पूछ लें, लेकिन हमें सबूत आके दिखाएं। डोगर साहब आप फाइनेंस के जो पैसे रिलीज होते हैं ना उनकी वेबसाइट पे होते हैं, ये भी कल ढूंढ के लाए 29 अरब रिलीज हुए या नहीं, मैं भी ले आता। डोगर साहब क्या शिकायत है ये पंजाब में नून लीग के हलकों में कोई पैसा इस्तेमाल होने की? जी बिल्कुल है, और मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले भी ये चीज़ हाईलाइट कर चुका हूँ। इस वक्त तो कैसे बैरिस्टर साहब कह सकते हैं कि पंजाब में डेवलपमेंट के नहीं, आपके जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं केयर टेकर, वो हर रोज़ कोई ना कोई नई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। और आप गौर से अगर देखें तो वो ज़्यादा ये भी चेक कर लें कि इधर से साबका MNA MPA कौन थे। हमारे ज़िले में भी इस वक्त डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि शिकायत जायज़ है जो बाकी तमाम सियासी जमातें। नईम साहब इस इशू को तो लेके आप चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। देखें यहाँ पर चैलेंज करने को तो क्या क्या चैलेंज किया गया है, और दरख्वास्तें जो हैं वो महफूज कर ली जाती हैं या लगाई नहीं जाती हैं या ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, और फिर उसके अंदर कहते हैं कि अब अपील फ़ाइल कर दी जाए, और अपील फ़ाइल होती है तो फिर उसके ऊपर फिर एतराज़ बरकरार रहता है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये क्लेम करते हैं कि अब टाइम के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने हुकूमत ली तो पहले मुझे जवाब बताया ना कि वो इस तरह का जो लाएअमल सारा किया गया, जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो मूव किया गया, लोगों को तोड़ा जोड़ा गया, वो क्यों किया गया, और 16 महीनों में फिर परफॉर्मेंस क्या हुई। और मुझे ये भी बता दें कि एक जगह के ऊपर इन्होंने कहा हो कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन लाजमी होने चाहिए, कोई एक दरख्वास्त दिखा दें जो इन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश की हो। वैसे जो बंदे तोड़े जोड़े की आप बात करते हैं ना, आपके कोई 25 से मैंने तीसरी बात आपसे खान साहब कॉन्फिडेंस होने से कुछ 6 माह 8 माह पहले से टूट चुके थे। नहीं, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उस वक्त हमारी तादाद उससे पहले पूरी थी। नहीं थी पूरी। वो जो कोई 25 लोग थे जो आपसे टूट चुके थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जर्नलिस्ट के तौर पर लोगों से वाकिफ हूं। MQM और बाकी आपने वो सारे देखे, वजिया, दूसरी तीसरी, जवेरिया, सबको किसने तोड़ा, और वो बाकायदा तौर पर एक चाल जो खेली गई थी, खान साहब को तो पता था। और ये बात जो इनकी बात है, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा 25 बंदे टूटने की खबर इमरान खान को मुझे IB उनको आगाह कर चुकी थी। ये साउथ पंजाब वाला पूरा ब्लॉक उनसे लैदा हो चुका था, सारे लोग नाराज थे, इनसे टिकटों की बातें कर चुके थे। नहीं, नाराज ऐसे नहीं थे, वो नाराज कैसे किए, जैसे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के किए जा रहे हैं। मैं आऊँगा दोबारा डोगर साहब आपकी। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर पेश होते हुए कि ये मुझे अंदर डालना चाहते हैं, PTI को क्रैश करना चाहते हैं। इंतज़ार किसका है जी? वो जो एग्रीमेंट वहाँ पर लंदन में किया जा रहा है कि उसको लाया जाएगा, कारपेट बिछाए जाएंगे, केसेस ख़त्म किए जाएंगे, और फिर मुल्क के ऊपर ये चाहते थे कि केसेस ख़त्म करके तो फिर शायद जो है ये बादशाह सलामत बादशाह। अब मामला ये है कि वोट जो है वो इनका ख़त्म हो चुका है, लोग नहीं कबूल करते। कोई बयान नहीं की हुकूमत ने पूरी 100% कामयाबी से एक काम किया, उसने नून लीग को नुकसान पहुंचाया। एक काम सही कामयाबी से किया। अब पीपल्स पार्टी वाले वो कहते हैं जी कि सारा कुछ खजाने की चाबी इनके पास थी। बात यह कि सब ने किया तो मिल के ना, और उसमें अगर इनका ज़्यादा रोल है उनका भी रोल है किसी हद तक। अभी वो जाकर कभी कोई कहता है जी कि बलूचिस्तान में हम हर जो है वो ज़िले के अंदर जो है हर शहर के अंदर दिल का अस्पताल बना देंगे। मुझे बताएं पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत स्पेसिफिक रही, सिंध या वफाक में कोई एक ऐसा अस्पताल बना दे जो उन्होंने बनाया। डॉक्टर साहब ब्रेक करीब आ गई है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक से वापसी पे आपसे वो दोबारा बात करते हैं। ये जो 25 बंदों वाली कहानी है
ये तो इल्ज़ाम देते हैं अमरीकी साजिश। ये अमरीकी साजिश से बहुत पहले 6-8 महीने पहले ये लोग इनसे अलहदा हो चुके थे। साजिश वाला कहानी अब कोर्ट के अंदर है, खुली जाएगी। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। परवेज़ खटक साहब ने इल्ज़ाम 2-3 लोगों पे डाल के अपनी जान छुड़ा ली। उन्होंने कहा सीनियर क़यादत को पता ही नहीं था। ये मासूमियत काफ़ी मुश्किल बात है, इसको माना जाए। अगर तो ये माइंडसेट था, कहीं डिस्कस होता था, तो फिर एटलीस्ट परवेज़ खटक साहब को मालूम होना चाहिए। किसी ज़माने में वज़ीर आला थे, फिर वज़ीर दिफा थे। ये हो ही नहीं सकता कि वो नीचे से गंडापुर को पता हो, मुराद को पता हो, चौधरी परवेज़ को पता हो, लेकिन परवेज़ खटक को बिल्कुल पता ही ना हो। ऐसी कौन सी मीटिंग होती थी, ये शायद परवेज़ खटक साहब ही रोशनी डाल सकते हैं। हाशिम डोगर साहब, आपसे इस पे भी जवाब चाहूँगा, फिर उस दूसरे टॉपिक पे भी आएंगे, वो 25 लोग कैसे खफा हुए। लेकिन क्या ये मुमकिन था कि परवेज़ खटक लाइन रहे हों इस तमाम अरसे में? जी, इसमें मेरी टेक ये है कि मैं समझता हूँ कि परवेज़ खटक साहब ने कोई इतनी गलत बात नहीं की। मैं उन चंद मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जिसको हम सीनियर लीडरशिप मीटिंग कहते थे, और ख़ास तौर पे जब मैं वज़ीर दाखिला पंजाब था, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर इवन शाह महमूद साहब भी नहीं होते थे, परवेज़ खटक साहब भी नहीं थे। तो उस वक्त ऐसा एक लोगों का ग्रुप था कि जो मतलब वाकई जिनकी सोच काफ़ी डिफरेंट थी, जो शायद परवेज़ खटक साहब की ऐसी सोच ना होती। मेरा उनसे कोई लव लॉस नहीं है, ना हम अब एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, मगर मैं इसको कुछ हद तक तस्लीम करूँगा। एक बात जो इससे पहले आई, देखें इस तारीख में वो लोग क्या कहते थे, नहीं थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर दें। वो आपने कहा मुख्तलिफ ख्याल के लोग थे, वो लोग क्या कहते थे, क्या डिस्कस होता था वहाँ? देखें, सबसे पहले तो उन्होंने इमरान खान को मोटिवेट किया। जो इमरान खान के पिछले 1.5 साल की जो 2 बड़े ब्लंडर मैं समझता हूँ, पहला ब्लंडर ये था कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देना, और दूसरा इससे भी बड़ा ब्लंडर ये था कि जो पंजाब से और KPK से अपनी हुकूमतें ख़त्म की। इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट ये निकला। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर 9 मई को पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत होती, कोई भी वज़ीर दाखिला होते, तो ये कभी ऐसा होना ही नहीं था। उनको इजाज़त ही नहीं मिलनी थी, जिसकी वजह से ये सारा वाक़या हुआ और जिसका खमियाजा आज ये पूरी एक सियासी जमात भुगत रही है। तो उनमें से थे लोग जो, ये बात आपकी सही है, ये गैर सियासी सोच की अक्कासी करता था फैसला जब उन्होंने पंजाब असम्बली डिज़ोल्व की। जो उनकी पावर थी, पावर सेंटर था उनका, उसको अपने हाथों से तोड़ दिया। लेकिन पंजाब असम्बली या KP असम्बली तोड़ना एक स्टेप है, 9 मई को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके चढ़ाई कर देना दूसरा स्टेप है। कोई ऐसे भी नासिर आपके सामने थे जो बैठ के कहते हों कि इमरान पकड़ा गया तो हमने GHQ पे जाना है, एयरबेस पे जाना है, ISI के दफ्तर के बाहर जाना है? ऐसी बातें भी हुई? ये तो सोच वाज़ेह हो चुकी थी ना। देखें, ये कोई मेरी कोई ज़हन की इख्तरा नहीं है। जिस दिन लॉन्ग मार्च में इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई थी, तो जो ज़मान पार्क में लोग थे, इन्होंने किस तरफ रजू किया था? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं तो नहीं था, मगर मुझे यही पता है कि ये लोग तो सारे जिना हाउस जा रहे थे। तो उस दिन हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि ये लोग जो जा रहे हैं, अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसा वाक़या होता है, फिर जाएंगे तो फिर क्या होगा। मगर उस सोच को फिर नहीं रोका गया, और हमेशा से यही देयर वॉज अ ग्रुप विद इन द पार्टी जो यही समझते थे कि अब आइंदा अगर कोई भी एहतजाज होगा, शायद वो ये ना चाहते हों कि लोग अंदर जाके करें, मगर जब आप एक मॉब को पहुंचा देते हैं ख़ास मकाम पे, फिर तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती। फिर तो वहाँ से कोरमा भी लूटा जाएगा, मोर भी लूटे जाएंगे, CSD से नए 125 भी लूटे जाएंगे। तो ये वो एक बहुत बड़ी गलती एक साल में कैसे हुआ? देखिए, एक साल में चौथा ये वाक़या था। पहला था 10 अप्रैल 2022, जब ये पेशावर कैंटोनमेंट में भी आग और जलाओ गिराव हमने देखा। GHQ के बाहर हमने ऐसे नारे सुने जिसको हम TV पे नहीं चला सके, रिकॉर्डिंग के बावजूद नहीं चला सके। फिर 25 मई को जिस दिन इस्लामाबाद की तरफ आए, उस दिन दूसरी दफ़ा ये वाक़या देखे। फिर जिस दिन इमरान पे फायरिंग का वाक़या हुआ वज़ीराबाद, फिर तीसरी दफ़ा हुआ, और चौथा वाक़या 9 मई था। ये चौथा इंसिडेंट था, ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं था। दैट इज़ माई पॉइंट। तो हमें पहले दूसरे वाक़ये के बाद जो सीनियर लीडरशिप थी, दे शुड हैव सिट डाउन और इसके ऊपर कोई करते। देखें, हुआ क्या, मैं तो समझता हूँ कि इसमें भी इमरान खान को ट्रैप किया गया, जैसे पहले मियाँ नवाज शरीफ को ट्रैप किया गया कि वो बिल्कुल जायज़ वो तोड़ना चाह रहे थे, उनको हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए थी, मगर वो सिर्फ उन्होंने देखा कि अब शायद हम इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक इतना बड़ा नुकसान करा लिया। मैं आपको यकीन से बताता हूँ मलिक साहब, आप देखेंगे कि नून लीग को कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। अब आगे आइए, हमारे बेशुमार लोगों ने इमरान खान साहब के आगे हाथ जोड़े कि सर खुदा के लिए आप वो हुकूमतें तोड़ रहे हैं कि अगर दोबारा भी बनेंगी तो वही हुकूमतें बनेंगी।
तो आप क्यों इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? जिस दिन कौमी असम्बली डिज़ोल्व होगी तो हम भी कर देंगे। मगर दूसरी नून लीग की तरफ से ही कहा गया कि जी आप हमें तोड़ के दिखाएं। तो जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ट्रैप हो गए इमरान खान के उस नारे की वजह से, इसी तरह इमरान खान भी ट्रैप हो गए और इन्होंने अपनी उसको पूरा करने के लिए कि जी देखा मैंने कहा था तो अब मैं तोड़ लूँ, तो अब तोड़ लें। फिर आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस तरह कमांड लेवल पे, ठीक है लोग होंगे, वोटर भी होंगे, मगर जो एक इतनी बड़ी सियासी जमात के अंदर लीडरशिप ही ना हो। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या ये मतलब मेरा कोई उनके साथ बोगस नहीं है, मेरा तो अपना बेटा वकील है। क्या मुझे ईमानदारी से बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला विंग नहीं बन के रहेगी कि जिसमें चेयरमैन से लेके तो सारे अब नीचे वकील ही इलेक्शन लड़ेंगे? कैसे आप इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप बाद में समझते हैं कि ये जायज़ है, जिसमें आप इतने बड़े लोग, जिसमें अच्छे अच्छे लोग थे? मैं अली मोहम्मद खान का कहता हूँ, मैं आपके और बेशुमार लोग थे जो मुकदमात में अभी मुलव्वस नहीं हैं या जो दे आर आउट ऑन बेल्स। तो आपने अब इसको एक आई डोंट नो, ये आने वाले फ्यूचर में इमरान खान का ये फैसला कि मैं एक वकील को इसका चेयरमैन बना दूंगा, तो इसमें से ये गेन क्या करेंगे? पहले तो हमें वकला ने मरवा दिया क्योंकि ये जो पंजाब हुकूमत को तोड़ा गया। ज़फ़रुल्लाह साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। ज़फ़रुल्लाह साहब, जो एक इशू अभी है वो पीटीआई का चेयरमैनशिप के ऊपर इलेक्शन कमीशन के सामने फैसला है। गौर साहब को बनाया गया, सुलझे हुए अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान का नाम दिया। अली मोहम्मद ख़ान शायद अगर पार्टी का सिंबल के तौर पर लेते तो अली मोहम्मद ख़ान को लगा देना चाहिए था। वो भी वकील है लेकिन वो पार्टी सिंबल होता है, जाला भी है, लॉयलिस्ट है इमरान खान के साथ, अंदर रह के भी 7 दफ़ा ज़मानतें हुई भी, फिर भी वो साथ ही रहा। लेकिन ये ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें पीटीआई की राह रोकी जाएगी और आपके लिए राह आसान है, तो ऐसे इलेक्शन का रिज़ल्ट एक्सेप्टेबल होगा जनरल? देखिए, मैं पिछली बात पे जो डोगर साहब ने बात की ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि नौजवान आदमी बड़ी तजाती गुफ्तगू कर रहे हैं। नए यंग लीडर है ना हमारे, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे हमारे मुखालिफ क्यों नहीं है। खान साहब बड़े अरसे से एक तहरीक चला रहे थे, शुक्रिया जी, जिसमें गालम गलोच की हद तक फ़ौज के बारे में कहा जा रहा था। उसका अंजाम यही 4 वाक़यात के बाद यही कुछ होना था। और अभी भी मैं कहूँगा एज ए सिटीज़न, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ये गलबन इमरान खान उनकी क़यादत को ठंडे दिल से सोचना चाहिए। ये बात सही बड़ी है। पार्टी है, पार्टियाँ मुक्ति नहीं है, ख़त्म नहीं होती, ना होनी चाहिए। जो जनरल बाजवा के खिलाफ उनकी कैंपेन थी ना, उसका एंड किसी एक्सीडेंट पे ही चलो, होना था। जो मैं कहता हूँ कि अभी भी अगर, क्योंकि लेकिन अभी इनकी गुफ्तगू से, इनकी हिकमत अमली से मुझे कोई इस्लाह की शक्ल नज़र नहीं आ रही। लेकिन आई वुड लव टू कि एक सियासी कुव्वत के तौर पर ये चे गुवेरा के मॉडल पर चल पड़े थे इनकलाब लाने, और इनकलाब लाने वाले 2 दिन में ही गायब हो गए। नाम तो मैं लेता नहीं हूँ, हमारे उस्तादों में से हैं शीरी मज़ारी वगैरह, गायब हो गए। अभी भी वक्त है कि इसको एक प्रैग्मेटिक रियल पॉलिटिक के हिसाब से लेके चले और पार्टी इलेक्शन में आए और आगे बढ़े। सब पार्टियों पे वक्त गुजरा है। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, देखिए मैं तो एक जमहूरी ज़हन का आदमी हूँ। मेरी तो ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है ये टाइम पे होने चाहिए। और मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जितना मेरा इल्म है, जितना मैं इन्वॉल्व हूँ, हम शब व रोज़ परी इंजीनियरिंग जो पार्टी की तैयारी उसमें लगे हुए हैं। और हमारे आप तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनको भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मौका तो कानून ज़ाब्ते में हर एक को मिलना चाहिए। बाकी रह गया कि इलेक्शन पीटीआई का बुनियादी असूल है, हम जीतेंगे। जो ये बिलीव करते हैं बाइंडरी अप्रोच में, सही या गलत, ये तो किसी को सियासी जमात मानते ही नहीं है ना। वो तो कहते हैं हम हैं तो ठीक है, इलेक्शन तो इन्होंने मानना है, जीत सिवाय इसके कि जीते। ये किसी सूरत में इलेक्शन नहीं मानते, ये तो उनका मिजाज है ना। हमें ये कह रहे हैं कि ये चेंज करें, अपोजिशन में बैठना भी सीखें और कौम को हम आगे ले जाएं सारे मिलकर। अगर हम आप झुंडे ऐसे ही, अगर ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें पीटीआई के लोगों के पीछे सिक्योरिटी लगी हुई, उस दिन पुलिस वाले इनके बंदे उठा रहे हो और आप लोग मज़े से बैठे हो अपने वो तंबूक नाते लगा के इलेक्शन जीत रहे हो, तो वो इलेक्शन भी मसाइल वाला इलेक्शन है। इलेक्शन तो फेयर होने चाहिए। पिछले इलेक्शन में मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे ऊपर जो इन्होंने हशर किया है एजेंसियों ने और इमरान खान ने मिलकर, ये मेरा 7 दफ्तर है, वो मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने फारिग करा लिया। हालांकि मैं टेनेंट था यार गवर्नमेंट का। मेरे बच्चों के साथ जो हशर किया, मैं भी किताब लिख रहा हूँ, मेरे पास तमाम उनके मैसेजेस मौजूद हैं, मेरे पास तमाम ईमेलें मौजूद हैं। इमरान ने क्या किया उस पर? भाई इनकी हुकूमत थी और इनके हमें आते कहते थे मेरी पार्टी ज्वाइन करो। आपको कहते थे? बिल्कुल कि पीटीआई ज्वाइन? देखिए मैं साउथ पंजाब का हूँ ना, पहले तो प्रॉब्लम शुरू हुआ जब साउथ पंजाब का तोड़े जा रहे थे, मुझे भी, मेरे साथ भी हशर था। उसके बाद जब किसका फ़ोन आया आपको?
मेरे साथ हिम्मत नहीं करते, मेरे दोस्तों को भेजते थे, खुद नहीं आते थे। कौन से मेरा एक फंडामेंटल असूल है कि मैंने किसी एजेंसी किसी आदमी से बात, ये अलग बहस है कि मेरे ऊपर 10 दफ़ा ख्वाहिश का इजहार किया जनरल फैज़ ने मिलूँ, मैं नहीं मिलता, कमाल। मेरा असूल है, मैंने नहीं मिलता। लेकिन इनके मिनिस्टर मेरे घर आते थे, झंडे की गाड़े लगा के आते थे हमारे ऊपर। तो साउथ पंजाब में जो जुल्म इन्होंने किया, नहीं चाहता ऐसा किसी के ऊपर हो। मैं तो कहता हूं कि जो जिस तरह से पकड़ धक्कड़ इन्होंने हमारी पार्टी की, दिल तो मेरा कहता है इनके साथ हो, लेकिन मैं कहता हूं भूल ना जाए, हम आगे बढ़ें। आपका ख्याल है अभी इनके साथ कमी है कुछ होने में? मैं नहीं, मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको नहीं, बिल्कुल मुकाबला नहीं है। जो हमारे साथ हशर हुआ, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूं मजीद भी नहीं होना चाहिए। इनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल जमात बनकर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को तस्लीम करें और आगे बढ़ें, वरना और नीचे जाएंगे। नईम साहब, ब्रेक से वापसी पे आपसे इसका जवाब लूँगा। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक-ए-इंसाफ को कन्फ्रंटेशनल मोड से निकलकर सियासी एक डायलॉग का अमल शुरू करना चाहिए, और सियासी डायलॉग सियासी जमातों से भी करना चाहिए और बैक चैनल पे इस्टेब्लिशमेंट से भी करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के तौर पर टीवी चैनल के ऊपर ये बात कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की हकीकत को जानते हुए बजाय वो टकराव वाला रास्ता अपनाए इस्टेब्लिशमेंट से, बातचीत वाला रास्ता उनके लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी बेहतर होगा। नईम साहब, मैंने ऑन एयर बात इसलिए की है कि इसको लोग कहते हुए, लेकिन शायद इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी ये बेहतर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बैक चैनल खोले, उनसे बात करें। टकराव पाकिस्तान का मफाद नहीं है, बातचीत पाकिस्तान का मफाद है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश नदीम भाई। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कभी किसी इदारे के हवाले से कभी टकराव की किसी के साथ भी बात नहीं की कि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, चाहे फ़ौज हो, चाहे हमारे दीगर इदारे हों। ये तो गलत बात है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए की जाती है कि इस तरीके से इमरान खान को या उनकी जमात को साइड पर किया जाए और हमें इक़्तिदार मिला जाए। जैसे इन्होंने पहले इक़्तिदार लिया इसी तरीके से, और नेक्स्ट भी ये चाहते हैं किसी तरह से कारपेट बिछाई जाएँ और इनको इक़्तिदार मिले, लेकिन अवामी बिल्कुल पजीराई नहीं है। अवाम में इनकी कोई क्या पार्टी के अंदर कोई इन हाउस दूसरे थॉट नंबर पर प्रोसेस है कि हमने कैसे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है? क्योंकि ये कन्फ्रंटेशनल मोड ये काउंटर प्रोडक्टिव है कि खास हद से ज़्यादा जाए ना तो फिर ये नुकसान देना शुरू हो जाता है। देखिए, अभी ये नुकसान दे रहा है। अब बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बात कि पीटीआई की बात है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो जमात की बात है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। और इसके अंदर जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, ये उसकी तौहीन है, कुछ थॉट प्रोसेस ये उसकी तौहीन है, ये उसकी तौहीन है कि लोगों को जनाजे के अंदर शामिल होने के ऊपर पुलिस जो है वो दावा बोल देती है, उन्हें उठा लिया जाता है या गोलियां चला दी जाती हैं। आप उसकी आउटकम के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, मैं बुनियादी इशू के ऊपर पूछ रहा हूँ कि आपने पार्टी पे कुछ थॉट प्रोसेस किया है कि हमने इसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ कैसे लेके जाना? देखें, बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन, अगर आप हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि आप मान लें कि ये ठीक है, जितने जो डाकू चोरी जिन्होंने की है वो करें, इस मुल्क को लूटें। नहीं, ये बैक चैनल कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता। नहीं, देखें, आप जो बात आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए कि ये कुछ ना हो, ना आप टकराव की तरफ जाएं, ना वहाँ से ऐसे इकदाम। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी टकराव की उसमें नहीं गई और ना ही किसी से टकराव है। ओवरऑल अगर हक की बात है, सच की बात है, तो उसे आप टकराव समझते हैं तो फिर एक बात नहीं। थोड़ा सा वो एक और जो वकील के हवाले से उन्होंने बात की कि वकला ने मरवाया है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का ख्वाब देखा वो वकील था, जिसने तकमील की वो वकील था। आप फिर कैद आज़म के ऊपर ही पहले कह देना कि वो वकील थे तो वो उन्होंने क्यों पाकिस्तान बनाया, आप वहां से फिर शुरू करते हैं। इमरान खान और ये बात करना किसी ने नहीं कहा नहीं, आपने बात की है ना, बैरिस्टर गौर की है ना कि वकला ने और जो है वकील को जो है चेयरमैन लगाया गया है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो है सिर्फ वकला बच गए हैं, सियासी जो है वो बचे नहीं। और अली मोहम्मद खान तो ये जो मिसाल दी, मुजीबुर रहमान वाला भी वकील है, लेकिन उन्होंने पार्टी के एक सियासी कारकुन की मिसाल दी। मुजीबुर रहमान जो है उस वक्त भी उसातिज़ा को और उनको ही टिकट मिले थे, वकला को, और आपने देखा कि वो किस तरह जो है उन्होंने सीटें ली। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और तीसरी बात ये है कि 9 मई का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी कौन था? कमाल है वैसे मुजीब की ये लोग थे, इस वक्त ये लोग थे। मिसाली जो आउटकम है ना उसके तौर पर दी जा रही हैं। आप लोग कुछ सोचिए, पाकिस्तान है हमारा मुल्क है, हमने इसको बचाना है, हमने इसके साथ क्या करना है ये सोचिए। आप सारे लोग जो जुल्मत की रात है हाशिम वो रहती नहीं है। एक आपसे सवाल करना चाहूंगा, हमारे लोग मारे गए। जब नॉर्मलाइज करनी हो सियासी सूरत हाल तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कुछ उसका भी तो एक तरीकाकार होता होगा ना कि आप कुछ सियासी बड़े अकाबरीन बैठे हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, जुडिशरी के लोगों से, बिहाइंड द सीन कैमरे की आंख से दूर कई इंटरेक्शन डेवलप करें कि ये आग और जलाओ गिराव से निकल के हम पाकिस्तान की फ़िक्र करें, पाकिस्तान के अवाम की फ़िक्र करें।
मलिक साहब देखें, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था मेरे भाई पंजोथा साहब से कि क्या आप कभी बैठ के ये सोचते हैं कि हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट है, हम कोई इंडिया या इज़राइल की इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करते। ये वही लोग हैं जो हमारी खातर जाके तो बॉर्डर के ऊपर शहादत लेते हैं, जो ख़ुद कुछ हमला के अंदर शहादत लेते हैं। तो इसलिए इनको अपना समझ के इनके साथ ज़रूर मलिक साहब आपकी बात पे इनको गौर करना चाहिए। आपके बार बार इंसिस्ट करने के बावजूद भी पंजोथा साहब ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जी बिल्कुल हमें नॉर्मलाइज करने चाहिए हालात। मैं आपको अर्ज़ करूं, पंजोथा साहब तो उस वक्त नहीं थे लाइमलाइट में जब ये सारा एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स शुरू हुआ था। मैंने इनको कभी ज़मान पाक पे नहीं देखा। वहाँ बात होती थी कि सोशल मीडिया को हमें, आपने मलिक साहब को आज तक एक बयान खान साहब या किसी लीडरशिप की तरफ से सोशल मीडिया पे जो हमारे एक्टिविस्ट थे, कभी उनकी तरफ से आपने कोई डायरेक्शन देखी कि प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें ना करें? वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उनको इनकरेजमेंट मिलती रही। तो वो तो जो एक सिचुएशन थी वो तो आज भी उसी तरह है। आप सोशल मीडिया पे इतनी खौफनाक चीज़ें हैं कि मुझे यकीन है कि जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जो चाहते होंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज भी उसी तरह कमज़ोर हो जैसे बाकी इस्लामी ममालिक में, गाज़ा में और बाकी जगहों पे है, और फिर उनका वो भुरकस निकाल देते हैं जो उनके दुश्मन हैं। अगर तो इनका यही खुदा न खास्ता एजेंडा है कि पाकिस्तान फ़ौज को इतना कमज़ोर कर दो, हमारे तो इर्द गिर्द 3 दुश्मन हैं, गाज़ा के इर्द गिर्द तो सिर्फ एक दुश्मन बैठा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खुदा ना खास्ता जिस वो दिन का टाइम मेरे पास खत्म हो गया, एक लाइन में कहना नहीं चाहता। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अभी तो इन्होंने इशारा करके मेरी तरफ ये कह दिया कि 9 मई के बेनिफिशरी यही हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जब इन्होंने मीर जाफ़र कहा आर्मी चीफ को, मीर सादिक कहा, गद्दार कहा, अब थोड़ी और ची वगैरह बन के इनकलाब लाने, अब थोड़ी सी गैरत करें और माने, तो कहें कि हमने किया है। अब भागते किस लिए हैं? और मैं फिर ये कहूँगा, इस रवैश को कायम रखेंगे। ये रवैश एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो चल गई थी, उठा के पावर में लाए थे। इस तरह की मुशद्दिद ताकतें ख़वारिज से लेकर आज तक सत्यानाश होता है, मुआशरे को ले बैठती हैं, ख़ुद भी कुएँ में डब जाती हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, नईम पंजोथा साहब, हाशिम का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।